अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। एक सवाल दिया था होमवर्क, तो फिर कर भी लिया होगा। जी, इसमें SOFP के एक्सट्रैक्ट्स मांगे हुए थे और कॉन्ट्रैक्ट, प्रोग्रेस बिल्स और एडवांस और रिटेंशन, ये सारा कुछ था। तो ये काम हमने पहले किया हुआ है। इसमें जो जो मसले होते हैं जनरली वो बता देता हूं अगर किया है तो। एक मसला ये होता है कि हमने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट में बिल्स की अमाउंट ऐड करनी होती है या जो नेट पैसे दे रहे हैं वो बिल। तो ये जो आपको टेबल में दिया ना, ये नेट पैसे, हमें बिल की अमाउंट चाहिए। तो जो 79.9 है ये बिल की अमाउंट नहीं है, ये नेट पैसे की अमाउंट है। इसी तरह 100.3 ये भी बिल की अमाउंट नहीं है, ये नेट है। अच्छा, क्या नेट हो रहा है? एक तो 10% एडवांस और एक 5% रिटेंशन, यानी ये जो 79.9 है ये 85% है। तो जब आप इसको 85% से डिवाइड करेंगे 94। इसी तरह 100.3 है 118। ये है जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट में ऐड होना है। और बिल आ गया 31 दिसंबर को, पैसे चाहे जनवरी में गए हैं लेकिन बिल आ गया, तो इसलिए हमें इसको बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करना होगा। एक मसला ये है, अगर सवाल किया है तो बिल्डिंग की कॉस्ट में बिल्स की अमाउंट 79 और 100 की बजाय 94 और 118 होंगे, इस पे एतराज। कितने लोगों से बात कर रहा हूं मैं, किसने किया सवाल? बाकियों को क्या तकलीफ है भाई? हर 4 में से कितने लोग फेल होते हैं फेयर वन में? 3। सबसे गंदा रिजल्ट फेयर वन का होता है, सबसे गंदा रिजल्ट, और उन्हीं गंदी हरकतों की वजह से होता है। दूसरा मसला इसमें यह है कि जब बैलेंस शीट बना रहे हैं तो लोन कितना है? 100 मिलियन, लेकिन करंट और नॉन करंट में 75 और 25 लिखा हुआ है। ये आपको शायद कभी इंट्रो में सिखाया गया हो कि अगर हमने कोई लोन किस्तों में वापस करना है तो उसका वो हिस्सा जो अगले 12 महीने के अंदर पे हो जाना होगा वो करंट लायबिलिटीज में आता है, बाकी नॉन करंट में आता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये लोन वापस हो जाएगा तो जितना अगले साल वापस हो जाना है 25 वो करंट में और बाकी 75 नॉन करंट। एक ये मसला होता है। तीसरा, हाँ जी, नहीं अभी कहां किए हैं, लिखा तो है कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 15.1 का लास्ट सेंटेंस देखें, अभी तो वापस नहीं किया। अगला मसला, जनरल बोरिंग का कैपिटलाइजेशन रेट, वो कहां है? वो आपको डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। यानी कैपिटलाइजेशन रेट के फार्मूले का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दे दिया आपको, तो बस डिवाइड करके निकालना है। और आपने जो पूछना है वो बताएं। ये 2-3 बातें मुझे लगती थी वो बताइए, आपने कुछ पूछना है तो बताइए। जिन्होंने भी किया है इस सवाल में और पूछना है तो बताएं। चलिए, कुछ नहीं पूछना। किसका? नहीं, रेट हमेशा एनुअल होता है।
ये जो सेमी एनुअल लिखा है ना, इसका मतलब है कि पैसे देने 6 महीने बाद है, लेकिन जब वो कैलकुलेट होगा तो 11% इंटू 6/12 करके कैलकुलेट होगा। रेट चाहे वो इंटरेस्ट का हो चाहे डेप्रिसिएशन का हो, वो हमेशा पर ईयर रेट होता है। सेमी एनुअली का सिर्फ इतना मतलब है कि 6 महीने बाद पैसे देने। स्प्रिंग 15 में बताएं बेटा, और कुछ पूछना है तो सवाल लिखें। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। ये तो आपको पता ही होगा यार, 1 जनवरी 24 और कंस्ट्रक्शन एंड 31 अक्टूबर 24। ठीक है, सस्पेंशन रहने दे। एक्सपेंडिचर ऑन एसेट वर इनकर्ड एज फॉलोज। एक्सपेंडिचर ऑन एसेट वर इनकर्ड एज फॉलोज। डेट और खर्चा। फर्स्ट फेब 24 फरवरी 20 मिलियन। फर्स्ट मे 70 मिलियन। फर्स्ट अगस्त 50 मिलियन। फर्स्ट सितंबर 15 मिलियन। बस खर्चे ही हैं। Construction was financed by following borrowings. Number 1, specific loan of $80 million. 80 obtained on 1st January 24 at 12%. और नेक्स्ट, existing running finance carrying interest rate of 15%, 15%. ये हो गए फॉलोइंग 2 लोन्स। ये 50 मिलियन कब खर्च किया है? अगस्त ना, और उससे पिछला ठीक है। ऑन फर्स्ट जून 2024 गवर्नमेंट ग्रांट, ये आपको पढ़ाना है मैंने भी कि होता क्या है, तो अभी इस चैप्टर में तो बस ट्रीटमेंट ही बताया था आपको, तो वो उतना ही टेस्ट कर रहा हूं बस। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट
government grant related to asset for 35 million was obtained, was received. हमें इस एसेट से रिलेटेड 35 मिलियन की ग्रांट मिली है 1 जून को. ये ग्रांट होती क्या है अगले चैप्टर में पढ़ाना है, अभी बस ठीक है मिली है. सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड. मैंने आपको जब ये एग्जाम नोट लिखवा रहा था तो ये बात बताई थी कि गवर्नमेंट ग्रांट से पैसा मिला है तो वो बोरोइंग नहीं है. हाँ, सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड एट 6%. सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड एट 6%. रिक्वायर्ड है मुझसे बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड. स्पेसिफिक भी है तो उस पे इंटरेस्ट पड़ेगा. कितना लोन है? 80 मिलियन. रेट 12%. महीने, शाबाश, खत्म कर दिया मैंने आईएएस. 9 मंथ्स. पहली पेमेंट कब हो रही है? 1 फैब. तो 1 फैब से गिनना है. हाँ जी, 7.2. और इन्वेस्टमेंट इनकम भी आएगी, वर्किंग 1. और जनरल बोरिंग भी है तो इंटरेस्ट कॉस्ट उसकी भी वर्किंग करनी पड़ेगी. मल्टीपल सोर्सेज आ गए तो हमें दोनों की वर्किंग साइमल्टेनियसली चलानी पड़ेगी. %6 पे इन्वेस्ट होगा और जनरल बोरिंग के इंटरेस्ट की वर्किंग और जनरल बोरिंग का कैपिटलाइजेशन रेट 15%. चले जी, पहली लाइन से चलें. कैश फ्लो का और डेट का ध्यान रखते हुए सबसे पहला कैश फ्लो. 1 जनवरी को लोन मिल गया हमें. कितना? 80. फिर क्या हुआ? 1 फैब को खर्चा हुआ है कितना? कहां से करना है? इधर से. 1 फैब को 20, बाकी रह गया 60. फिर 1 मई को कितना? 70. लेकिन यहां है 60 की गुंजाइश, ये खत्म हो गया. बाकी 10 के लिए हमें आना पड़ा यहां. 1 मई 10. फिर 1 जून को हमें गवर्नमेंट से 35 मिलियन मिल गया. और मैंने आपको तब सवाल कराए थे, उसमें कस्टमर का पैसा था. ट्रीटमेंट गवर्नमेंट से मिले पैसे की भी यही है कि हुआ खर्चा वापस. तो अभी हम खर्चा करते करते इसको जीरो करके यहां तक पहुंचे. कितनी मिल रही है गवर्नमेंट से ग्रांट? 35. तो खर्चा वापस बताएं किधर लिखो? 10 यहां, क्योंकि हम यहां से खत्म करके यहां पहुंचे हैं. अभी यहां से उल्टा चलते हैं. तो 10 यहां और बाकी 25 यहां वापस आ गए. गवर्नमेंट से मिला पैसा या कस्टमर से मिला पैसा, जो खर्चा किया होता है वो वापस. तो हम खर्चा करके यहां से खत्म करके यहां पहुंचे थे, तो यहीं से उल्टा चल दिया. ये 10 वापस हो गया और 25 यहां वापस हो गया. ये मैंने आपको ना प्रोग्रेस पेमेंट्स कस्टमर से मिलने वाला और गवर्नमेंट ग्रांट, ये मैंने स्पेसिफिक में भी बताया हुआ और जनरल में भी बताया हुआ है. अब ये मल्टीपल में आ गया. अच्छा, अगर गवर्नमेंट से 35 मिलने की बजाय 100 मिल गया होता
तो बाकी गवर्नमेंट से कहते नो थैंक्स। अगर गवर्नमेंट से 35 की बजाय 100 आता तो क्या करते? पैसा, इनकम नहीं पूछ रहा, कैश को कहां लिखते? ये 0, बाकी यहां लाते। ये वर्किंग किन पैसों की है? स्पेसिफिक लोन से बचे हुए पैसों की। अगर यहां पर आपने 90 लिख दिया तो ये तो 90 आ जाएगा, तो लोन ही नहीं है 90, तो लोन ही 80 है, तो 80 में से बचे हुए पैसे 90 कैसे हो सकते हैं? 80 यहां लिखते और जो ऊपर वाला 10 है उसको हम अपने पैसे मान लेते, ओन फंड्स की वर्किंग खोल लेता। ये बात लिख लें अगर समझ आ गई है तो। अगर 35 वापस आने की बजाय 100, वापस नहीं, गवर्नमेंट से ग्रांट 35 की बजाय 100 मिली होती, 10 ये खत्म, बाकी 90 यहां लिखता तो वो तो 90 तो 80 से ऊपर निकल जाता। इसलिए यहां पर हम सिर्फ लोन अमाउंट तक ला सकते हैं, उससे ऊपर नहीं ले जा सकते। तो जो उससे ऊपर का पैसा होता वो फिर हम तीसरी वर्किंग ओन फंड्स की खोल लेते। यहां मैं 10 लिखता, यहां 80 लिखता, ताकि ये वर्किंग वापस बढ़ के 80 तक आ जाए बस। और जो उसके ऊपर मजीद 10 है उसको फिर ओन फंड्स की वर्किंग में ले जाते। और आइंदा जब खर्चा होता तो पहले वो ओन फंड्स, फिर यहां, फिर यहां। अगर इस सवाल में गवर्नमेंट से मिली ग्रांट 35 की बजाय 100 होती तो 10 ये खत्म, 80 यहां लाता, क्योंकि लोन अमाउंट से नहीं बढ़ा सकते इस वर्किंग को, और जो ऊपर वाला 10 है वो ओन फंड्स में ले जाते। चले अब इस सवाल पे आए जी, आगे फिर क्या हुआ? फर्स्ट अगस्त को कितना खर्च हुआ? 50। तो पहले यहां पर 25 ये गया, बाकी 25 के लिए हम इधर आ गए। 25 फिर क्या हुआ? 1 सितंबर को यहां तो खत्म हो गया है, इधर ही आना पड़ा, कितना? 15। और फिर हमें यहां फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ये 80 मिलियन जनवरी का महीना तो नहीं गिनना। ये 60 कब तक 60 रहा? 3 महीने। ये 25 कब तक 25 रहा? ये 25 कब तक 25 रहा? इसको क्या करना है महीने के? जरा लिख लें एक, ओके, एक महीना। 60 मिलियन 6%, 3/12। 25 मिलियन 6%, 2/12। ये 10 कब तक 10 रहा? महीना। ये 25 कब तक 25 रहा? एक महीना, 2 महीने। 10 मिलियन 15%, 1/12। 25 मिलियन 15%, 1/12। 40 मिलियन 15%, 2/12। 1.43।
बताएं भी इसमें क्या पूछना है जी। 9 महीने कैसे बने? मैंने इस चैप्टर के ना पहले दिन कहा था कि इस चैप्टर में मुश्किलें क्या है, महीने नहीं गिने जाते और ये आखिरी दिन है। हाँ तो कहां तक 8 बनते हैं? वो क्या है सितंबर? इस सवाल में कोई सवाल? क्यों खत्म करते? नहीं 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 नहीं, अगर हम स्पेसिफिक लोन ले आते, मैंने आपसे कहा था कि कोई भी लोन वापस तब करना है जब कहा हो। अगर हमें एक लोन और मिल गया होता तो ये खर्चा रिवर्स ना करते। वो जो कल मैंने बोर्ड पे सवाल किया था ना, उसमें तो सवाल में क्लियरली लिखा हुआ था। तो जब तक कोई लोन वापस करने का नहीं कहा, नहीं करना वापस। गवर्नमेंट ग्रांट और कस्टमर से मिले पैसे, उसमें तो आईएएस ने कहा है कि इनके खर्चों को उसकी रिकवरी समझें, इसलिए यहां से माइनस और वहां वापस लिया है। अगर हमने एक स्पेसिफिक लोन और ले लिया होता तो फिर ये ना रिवर्स होता। खत्म आई 23। हाँ, क्या क्या मुश्किल आई इसमें महीने गिनने के अलावा? है तो सही, मुश्किल तो है नहीं है, कंफ्यूजिंग है। अच्छा, अब ना इसका एक सवाल करा रहा हूं मैं, और उस सवाल से पहले पहले बस FAR 1 खत्म है आईएस 23। लेकिन जब ये FAR 2 में होता था ना, ऑटम 19 से पहले की बात है, उससे पहले FAR 2 में होता था और उस पे 18 नंबर के भी सवाल आते थे, बड़े अजीब अजीब कॉम्प्लिकेटेड सवाल आते थे। जब ये FAR 1 के सिलेबस में आया है तो एक तो टोटल 3 सवाल हैं जो मैं बोर्ड पे डिस्कस कर चुका, फिर उसके अलावा मिक्स्ड टॉपिक वाले सवाल हैं, उनमें भी 2-3 दफा टेस्ट हुआ है, वो भी करना है मैंने अगले वीक में, अगले से अगले वीक में। लेकिन इतना ही है FAR 1 में। FAR 2 में ना तीन ऑटम 9, ऑटम 10, ऑटम 11 बड़े अजीब अजीब से 3 सवाल आए थे, जिनमें लोन की वापसी, फिर एक वन ऑफ खर्चा होता है लोन लेने का, वो भी टेस्ट हुआ था। ये तीनों सवाल ऑटम 9, ऑटम 10, ऑटम 11, ये उस दौर में भी ये बेइज्जती ही कराते थे कि ये बेकार सवाल है, पुअरली ड्राफ्टेड सवाल है। उनमें आईकेप के सॉल्यूशन में भी गलतियां थी, फिर बाद में उस पर भी बहस हुई। अगर उन तीनों का किस्सा खत्म हो गया होता तो मैं आपसे भी जिक्र भी ना कर रहा होता। लेकिन आईकेप ने FAR 1 की बुक बनाते हुए उनमें से एक सवाल एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन शामिल कर लिया, तो उससे फिर अक्लमंद को इशारा है कि बेहतर है कि हम एहतियातन वो कर लें सवाल। तो ये मैं आपको अब वो एहतियातन सवाल करा रहा हूं, इसलिए मैंने इतनी लंबी कहानी सुनाई है कि उस सवाल से पहले पहले बस खत्म है 23। अगर आपको वो एहतियात करने की जरूरत ना लग रही है और आपको लगता हो कि तो कॉन्सेप्ट खराब कर रहा है, उसमें भी सिर्फ एक पॉइंट है जो कॉन्सेप्ट बिगाड़ेगा, बाकी बिल्कुल ठीक है वो सवाल, तो फिर छोड़ दें उस सवाल को। लेकिन एहतियात ये है कि कर लें। अगर उन 3 सवालों में से एक सवाल आईकेप ने अपनी प्रैक्टिस बुक में ना डाला होता तो मैं आपसे जिक्र भी ना कर रहा होता, बड़े बूढ़ों की कहानियां हो गई, खत्म हो गई। आप तो 2009 नवंबर पर नहीं, इतने छोटे नहीं होंगे, हाँ कोई स्कूल जाते होंगे, तो उस दौर के ये सवाल थे, खत्म हो गई बात। अगर बुक में आईकेप ने ना शामिल किया होता तो मैं आपसे जिक्र भी ना करता इन सवालों का। तो अब उन 3 में से एक सवाल आपको बोर्ड पे करा रहा हूं उसमें भी सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था टेस्ट, उसके अलावा बाकी ठीक है वो सवाल। तो आप पढ़ लीजिए, बुक में होगा कुरैशी स्टील के नाम से, आपकी बुक में कुरैशी स्टील के नाम से एक सवाल होगा, ऑटम 2010 अटेम्प्ट का। ज्यादा पुरानी बुक है तो उसमें मिस हुआ था, वो फिर बाद में ऐड करवाया था मैंने। नई बुक है अगर तो उसमें क्वेश्चन नंबर 10 है। कुरैशी स्टील्स के नाम से सवाल है, कुरैशी स्टील लिमिटेड, ऑटम 2010। इसमें भी ना सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो जिसकी वजह से ये बेकार सवाल था, अदरवाइज बाकी ठीक है सवाल।
तो ये मैं करता हूं बोर्ड पे, आप पढ़ लीजिए और सिर्फ इस सवाल के ही साथ रिलेट करके एक दो एग्जाम नोट लिखवाऊंगा, वो बस इस सवाल के साथ ही दफन कर दीजिएगा, बाकी इसके अलावा बाकी IS-23 डन। कुरैशी स्टील्स के नाम से सवाल है, ज्यादा पुरानी बुक है तो उसमें शायद नहीं था, तो वो फिर हम सायों की मदद से पिक्चर ले लें और ये सवाल पढ़ लें। मैं करता हूं बोर्ड पे। ऑटम 10 अटेम्प्ट का सवाल है, कुरैशी स्टील लिमिटेड। हाँ जी, पढ़ लिया। अच्छा, सिर्फ इस सवाल के हवाले से ही बता रहा हूं, क्योंकि ये 3 सवाल टोटल टेस्ट हुए थे इस तरह के, जिनमें से एक तो इंतहाई बेकार था, वो तो FR2 में भी मैंने कराना छोड़ दिया था, लेकिन 2 ऐसे हैं जो गुजारा चला सकते हैं, जिनमें से एक अभी करा रहा हूं और एक फिर होमवर्क है। तो आप टिपिकली सिर्फ इस सवाल के लिए ही कह रहे हैं, एक दो नोट्स बता रहा हूं, एक दो एग्जाम नोट्स बता रहा हूं।
ये जो पहला नोट बता रहा हूं टेक्निकली ये गलत है, क्योंकि इसका असल तरीका वाकई FAR 2 में जाके समझ आएगा, लेकिन अभी FAR 1 में बस काम चलाऊ तरीका बता रहा हूं। वो काम चलाऊ तरीका ये है, पहला एग्जाम नोट लिखें कि अगर स्पेसिफिक लोन के लिए कुछ वन ऑफ चार्जेस दिए हैं, जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो रजिस्ट्रेशन का खर्चा, ICAP में रजिस्टर कराना था रजिस्ट्रेशन का खर्चा, तो बैंक से लोन लेना होता है ना, तो बैंक वाले कहते हैं शुरू में कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे, तो इनको प्रोसेसिंग चार्जेस भी कह सकते हैं, अरेंजमेंट फीस भी कह सकते हैं। इनको मैं कह रहा हूं वन ऑफ खर्चे, वन ऑफ, एक दफा। तो अगर स्पेसिफिक लोन से रिलेटेड कुछ वन ऑफ खर्चे दिए हुए हैं, मिसाल के तौर पे कमिटमेंट फीस, प्रोसेसिंग चार्जेस, दोबारा अगर स्पेसिफिक लोन के ऊपर कुछ वन ऑफ चार्जेस हैं, फॉर एग्जाम्पल कमिटमेंट फीस, प्रोसेसिंग चार्जेस, तो इनको एज इट इज एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे। टेक्निकली ये बात गलत है, लेकिन इसका असल सोल्यूशन है अब वाले FAR 2 में। तो FAR 1 की हद तक ये सिर्फ और सिर्फ काम चलाऊ तरीका है। दोबारा बता रहा हूं, अगर स्पेसिफिक लोन से रिलेटेड कुछ वन ऑफ चार्जेस दिए हैं, मिसाल के तौर पे अरेंजमेंट फीस, कमिटमेंट फीस, प्रोसेसिंग चार्जेस, तो उनको एज इट इज एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर लेंगे। $100 मिलियन का लोन है और 1 मिलियन के वन ऑफ चार्जेस हैं, तो ये 1 एज इट इज एसेट में ऐड हो जाएगा। ये कहा है मैंने, ये मिसाल भी ले लें तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं इस मिसाल के रेफरेंस में बात कंटिन्यू कर रहा हूं। मिसाल बता रहा हूं, 100 मिलियन का लोन लिया और उस पे 1 मिलियन प्रोसेसिंग चार्जेस दिए, तो वो 1 मिलियन एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगा स्ट्रेट। बैंक ने हमें 100 मिलियन लोन दिया और उस पे 1 मिलियन चार्जेस काट लिए। ये मिसाल बोलिए ना, यहां तक लिखा है तो मैं आगे चलूं। इंटरेस्ट कॉस्ट 100 मिलियन पे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि लोन 100 मिलियन है, लेकिन सरप्लस फंड्स में इनफ्लो कितना लाएंगे शुरू में? 99। दोबारा, स्पेसिफिक लोन है और उससे रिलेटेड कुछ शुरू में वन ऑफ चार्जेस हैं, तो उन वन ऑफ चार्जेस को हमने एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करना है। एक बात मैंने ये की, और फिर इसी बात को आगे मिसाल से बढ़ाया कि फर्ज करें 100 मिलियन का लोन है और 1 मिलियन के प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, तो इस 1 मिलियन को क्या करें? एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर लें। इसी बात को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं कि लोन चूंकि 100 मिलियन है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट 100 मिलियन पे कैलकुलेट होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम वाली वर्किंग में पहला इनफ्लो कितना लाएंगे? 99, क्योंकि बैंक हमें 100 मिलियन लोन देके 1 काट के पैसे दे रहा है। फिर सुन ले बात, अगर स्पेसिफिक लोन से रिलेटेड कोई वन ऑफ चार्जेस हैं तो वो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होंगे। फॉर एग्जांपल 100 का लोन है और 1 मिलियन चार्जेस हैं। इसी मिसाल को कंटिन्यू कर रहा हूं कि चूंकि लोन 100 का है तो इंटरेस्ट कॉस्ट 100 पे कैलकुलेट होगी, स्पेसिफिक लोन में ना इंटरेस्ट कॉस्ट। और इन्वेस्टमेंट इनकम वाली वर्किंग में वो जो पहला इनफ्लो आएगा, लोन लेते ही जो इनफ्लो लेते हैं, वो 99 लेंगे। अगला एग्जाम नोट लिखें, और इस अगले एग्जाम नोट को मैं पहले ही बता रहा हूं, आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल दिमाग में टेंशन नहीं लेनी, चुप करके लिखें और उस पर बिल्कुल ना सोचें। दूसरा एग्जाम नोट लिखवा रहा हूं, आंखें बंद करके लिख लें ताकि आपको ना नजर आए तो ना सोच में आए।
अगर स्पेसिफिक लोन वापस हो रहा है, अगर स्पेसिफिक लोन वापस हो रहा है तो उसकी वापसी को एज अ कैश फ्लो दिखाएंगे एज फॉलोज। लोन वापस कर रहे हैं ना हम अगर, तो उसको फिर हमें अपनी वर्किंग्स में एज अ कैश फ्लो दिखाना है कहीं, क्योंकि पैसा वापस कर रहे हैं, तो वो एज फॉलोज है, यानी इन फॉलोइंग ऑर्डर है। यहां तक पहुंचे? इन फॉलोइंग ऑर्डर। नंबर 1, स्पेसिफिक लोन, वो जो सरप्लस फंड है वहां से पैसा वापस करेंगे। लोन वापस करना है अगर, तो पैसे दे रहे होंगे ना, कैश आउटफ्लो होगा, तो उसको नंबर 1 हमने सरप्लस फंड्स की वर्किंग से, यानी यहां से वापस करना है। जैसे अगर इस सवाल में 20 मिलियन लोन वापस करना पड़ जाता तो हम यहां पर 20 आउटफ्लो दिखाते, क्योंकि लोन का पैसा आया था वापस कर दिया, तो उसको हम यहां से पे करते। कितना कैश फ्लो दिखाते? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जितना वापस कर रहे हैं प्लस जो साथ इंटरेस्ट दे रहे हैं। और अगर यहां पैसे ना होते तो फिर दूसरा नंबर आता अपने पैसे। कितना वापस करते हैं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और अगर यहां पे पैसे खत्म हो जाते तो फिर तीसरा नंबर जनरल बोरिंग में उसको एज अ खर्चा दिखाते। फिर जनरल बोरिंग में उसको एज अ खर्चा दिखाते। खर्चा क्यों दिखाते? क्योंकि खर्च कर रहे हैं, बैंक को लोन वापस कर रहे हैं, तो फिर जनरल बोरिंग में उसको एज अ खर्चा दिखाते। कितना? प्रिंसिपल प्लस सिर्फ कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट, यानी जितना इंटरेस्ट दे रहे हैं और उसमें से जितना कैपिटलाइज किया है बस उतना। क्यों? हाँ जी, हाँ, मैंने तो कहा था देखना भी नहीं था कि सोच ही ना आए दिमाग में। ये मैं आखिर एहतियातन ये सवाल करा रहा हूं, इसलिए सबसे आखिर में करा रहा हूं। इस सवाल का अपनी तबीयत पे, मिजाज पे कोई असर नहीं आने देना आपने। I-23 हो गया, डन, सबका खत्म हो गया I-23। चले सवाल पे आ जाए, वापस सवाल करते हैं। इतने में तो मुझे लगता है सवाल भूल गया होगा, एक नजर दोबारा देख लें सवाल, फिर मैं करता हूं सॉल्व।
क्या हो रहा है? चले पढ़ लिया सवाल, इससे ज्यादा फिर आप और गुम हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। 1 जुलाई 2009 एक बिल्डिंग बनाने के लिए 100 मिलियन रुपए में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और फॉलोइंग पेमेंट टर्म्स एग्री हुई। 10% एडवांस और 5% रिटेंशन, और जो प्रोग्रेस बिल्स वो कॉन्ट्रैक्टर दिया करेगा वो हम 15 दिन बाद पे किया करेंगे। जब बिल बना के देगा तो उससे अगले महीने की 15 तारीख यानी 15 दिन बाद पैसे दिया करेंगे। ये 3 पॉइंट्स पेमेंट टर्म्स एग्री हो गई। उसके बाद उसने हमें ये प्रोग्रेस बिल्स बनाकर दिए हैं। उसके बाद लिखा हुआ है इस टेबल के नीचे 30 अप्रैल को, अच्छा ये बाद में बताता हूं, ये पैराग्राफ बाद में। द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉलोइंग सोर्सेस से फाइनेंस होगी। नंबर 1, 15 मिलियन राइट शेयर से पैसे आएंगे। ये क्या है? ये अपना पैसा है। पॉइंट नंबर 2, बैंक लोन 25 मिलियन स्पेसिफिक। पॉइंट 3, एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस। तो इसमें अपना पैसा भी आ गया, जनरल भी आ गया और स्पेसिफिक भी आ गया। और रिक्वायर्ड है कि काम तो अभी चल रहा है, इसलिए 30 जून 10 पे खड़े होके कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट निकाल लें। ओके, ये जो टेबल के नीचे वाला पैराग्राफ है ना, ये मैंने भी नहीं समझाया, ये सॉल्व करते हुए समझाता हूं। सवाल की रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एज एट 30 जून 10। अभी काम चल रहा है ना, तो इसलिए सिर्फ 30 जून 10 पे खड़े होके कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट निकालनी है। इस बिल्डिंग पे वैसे खर्चा कितना हो गया? बोरिंग कॉस्ट तो बाद में, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो ले पहले। जितने उसने बिल बना के दे दिए, तो 30 जून तक कितने बिल बना के दे दिए? 75। ये 30, 20, 10, 15 मिलाएं तो 75। 30, 20, 10, 15। इस टेबल के नीचे देखें, 30 अप्रैल को उसने हमें एक और बिल बना के दिया। उसने कहा बारिशों की वजह से ना कुछ नुकसान हुआ था, तो उसके लिए मुझे आपसे 1.5 मिलियन और चाहिए। बहरहाल बहस के बाद 1 मिलियन पे राजी हो गया। तो ये भी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। है यस सर, बारिशों की वजह से नुकसान हो गया था। ये IAS 16 के मुताबिक ये एक एबनॉर्मल खर्चा है। किसी हादसे की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से, हमारी नाअहली की वजह से कोई एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है। IAS 16 बहुत बचपन की बात कर रहा हूं, तो उसको हम एसेट की कॉस्ट में नहीं ऐड करते। ये बारिशों से अगर आपका दिमाग चला गया कि नॉर्मल सस्पेंशन है कि एबनॉर्मल सस्पेंशन है, सस्पेंशन कोई नहीं है। बारिशों की वजह से नुकसान हुआ और एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, तो ये IAS 16 ये नहीं होगा एसेट की कॉस्ट में ऐड है जी। IAS 16 तो इस 1.5 या 1 को यहां ऐड नहीं करना। अब जब यहां ऐड नहीं करना ना, तो जब मैं ये वर्किंग बना रहा हूँ तो उसकी पेमेंट को भी एज पेमेंट नहीं दिखाना। ये कल लिखवाई थी बात, परसों। तो ये बन गया 75। ये तो हो गया IAS 16 की कंस्ट्रक्शन का खर्चा। अब आ जाते हैं बोरिंग कॉस्ट। स्पेसिफिक लोन भी है, तो उसमें क्या क्या कैपिटलाइज कर लें? इंटरेस्ट तो करते ही हैं, और अभी भी एक बात लिखवाई थी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस हैं कितने? 0.5। इनको कहा था कि एज इट इज ऐड कर लें। ये अभी तो लिखवाई थी बात। स्पेसिफिक लोन पॉइंट नंबर 2, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ ₹0.5 मिलियन वर डिडक्टेड बाय द बैंक एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन। यानी जब वो हमें लोन दे रहा था तो उसने 0.5 मिलियन चार्जेस काटे। तो यही अभी लिखवाया था ना कि उसको एसेट की कॉस्ट में करना है ऐड। बाकी जो 2 लाइनें हैं वो तो है इंटरेस्ट कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम। चले इंटरेस्ट कॉस्ट के महीने गिने। इंटरेस्ट कॉस्ट के महीने गिनिए। अरे आखिरी बार गिन रहे महीने क्लास में? नहीं आखिरी बार नहीं, भी वो मल्टीपल आइज भी पढ़ाने। नहीं चलेंगे आगे भी। गिने महीने। कब लिया स्पेसिफिक लोन? 1 दिसंबर, और काम तो उससे पहले का शुरू हुआ है। तो 1 दिसंबर से आगे चले 30 जून तक, 7 महीने। जरूर 7 महीने का हम लोन पे इंटरेस्ट ले लेते, लेकिन 6 महीने के बाद लोन 25 से कम होके 20 रह गया था। सवाल पढ़ते तो पता चल जाता। बैंक लोन ऑफ 25 मिलियन 1 दिसंबर को लिया था। द प्रिंसिपल इज रीपेएबल। प्रिंसिपल, ये वो जो मैंने आपको 2 तरह के सवाल करवाए थे, उनमें से ये पहला वाला है।
प्रिंसिपल इज रीपेएबल इन 5 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹5 मिलियन ईच। और पहली इंस्टॉलमेंट कब वापस कर दी? 31 मई। तो हमने 1 दिसंबर से 30 जून 10 तक गिने हैं, 7 महीने बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनमें से पहले 6 महीने पे और फिर अगला 1 महीना, अरे ये सारा ही साल इम्पॉसिबल नहीं है, सारे काम किए हैं पहले। 1 दिसंबर को लोन लिया, वहां से 30 जून 10 तक 7 महीने बनते हैं, लेकिन 6 महीने लोन 25 है, फिर 20 रह गया। पहला वाला क्या बना? 1.63 और दूसरा 2। और इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए वो वर्किंग मंथ। और जनरल बोरिंग भी है, तो जनरल बोरिंग के लिए ये इंटरेस्ट कॉस्ट वर्किंग 2। ये वर्किंग 2 और वर्किंग 1 बना लें। फिर कैश फ्लोस ध्यान से डेट वाइज देख के चलते हैं। वर्किंग 1 2 खोल लें, फिर बनाते हैं कैश फ्लोस। जी, वर्किंग 1 वर्किंग 2 खोल ली। चलें आप पहली लाइन से शुरू करें और तरतीब से डेट ध्यान से देखते हुए कैश फ्लोस देखते हैं। पहला पैराग्राफ 100 मिलियन 1 जनवरी। पॉइंट नंबर 1, 10% एडवांस 1 जुलाई 9 को चला गया एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। तो अच्छा हाँ, इस सवाल में अपना पैसा भी है। चलिए यहां बना लेता हूं। अपना पैसा है वो किधर है? डेट, कैश फ्लो और बैलेंस। तो मल्टीपल सोर्सेस का सवाल है, तो फिर हमें डेट वाइज देखना पड़ते हैं कैश फ्लो कब। तो सबसे पहला कैश फ्लो कब गया? 1 जुलाई 2009 को कितना? 10 मिलियन। कहां से? अपने तो आए नहीं अभी, वो तो कब आए हैं? वो तो सितंबर में आए हैं। स्पेसिफिक लोन दिसंबर में आया है, तो फिर यहां से 1 जुलाई 9 को 10। देखें अपने पैसे लेते लेकिन आए नहीं, फिर स्पेसिफिक लोन वो भी नहीं आया, तो इसलिए जनरल। 1 जुलाई 9 से आगे चले। टेंशन नहीं, एडवांस दे दिया। अब आगे, अब हर प्रोग्रेस बिल के पैसे देने हैं। पहला प्रोग्रेस बिल कब आया? 30 सितंबर, लेकिन पैसे कब देने हैं? 15 अक्टूबर। और 15 अक्टूबर को हमने देने हैं पैसे। बिल कितना आया है? 30। 15 अक्टूबर यहां पैसे आ गए थे? बिल्कुल आ गए थे। कब आ गए थे? 1 सितंबर को पैसे आ गए थे कितने? 15। तो जब हमने 15 अक्टूबर को बिल देना है तो पहले यहां से, और बिल ज्यादा है इसलिए ये 15 तो गया, बाकी यहां अभी नहीं पहुंचे पैसे, तो फिर जनरल से 15 अक्टूबर कितना? नहीं, 30 का बिल है और देना है हमने 85%। बिल 30 का है,
10% काटना है और 5% काटना है, 85% देना है, इतना देना है। 15 वहां से हो गए, बाकी 10.5 ये यहां से आएंगे। सारा बिल थोड़ी देना है, उसमें तो 15% काट के देने हैं, तो इसलिए 85% और 15 वहां से हो गए तो बाकी इधर। अगला कैश फ्लो, 1 दिसंबर को स्पेसिफिक लोन पहुंच गया खैर खैरियत से, 1 दिसंबर को पहुंच गया। कितना वेलकम करें? 24.5, 0.5 कट क्या है। अगला कैश फ्लो, 31 दिसंबर को बिल आया, लेकिन वो बिल पे हुआ 15 जनवरी। कहां से दें? अपने खत्म है स्पेसिफिक, तो 15 जनवरी को कितना बिल है? 20, लेकिन देना नहीं है 20, 17 देना है। अगला बिल आया 31 मार्च को, कितना? 10, देना कब है? 15 अप्रैल। अपने पैसे नहीं है, यहां से 15 अप्रैल। 10 का बिल है, देने कितने हैं? तो यहां तो है ही, बाकी जर्नल में चलते हैं। दस का बिल है, 85 देने हैं, 7.5 वहां से दे लिए, तो बाकी 1 यहां से। अगला बिल 30 जून, तो वो हमारे सवाल से आगे निकल गया, क्योंकि सवाल हमारा 30 जून पे रुक गया है बस। इस टेबल के नीचे, इस टेबल के नीचे वाला पैराग्राफ, कॉन्ट्रैक्टर को हमने 15 मई वाले दिन 1 मिलियन और पे किया है। वो जो बारिशों का नुकसान था, वो इधर बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड किया नहीं, तो फिर हमने उसकी पेमेंट भी यहां नहीं दिखानी। जब वो हम एसेट पे खर्चा ही नहीं मान रहे, तो उसकी पेमेंट यहां क्यों दिखाएं? ये मैंने कल परसों लिखाई थी बात। उसके बाद 31 मई को लोन वापस कर दिया, तो यहां तो पैसे बचे ही नहीं, यहां भी नहीं है, तो यहां से, और बगैर दिमाग इस्तेमाल किए कितना लिखूं? प्रिंसिपल और ये 6 महीने का इंटरेस्ट इतना बना हुआ था और कैपिटलाइज किया हुआ था हमने, प्रिंसिपल और साथ ये अभी जो आंखें बंद करके लिख रहे थे ना, वो उसकी बात कर रहा हूं। प्रिंसिपल 5 मिलियन वापस कर रहे हैं और साथ ये इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। ये कहां लिखा इंटरेस्ट भी दे रहे हैं? नहीं, वैसे सवाल में कहां है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो हम बैंक को पे कर रहे होंगे, तो वो हमने पेमेंट यहां दिखानी। अच्छा, इस हरी वाली फिगर के अलावा अब तक जो किया है सवाल, ये तो पहले जैसे ही है ना, सिर्फ ये चीज और ये यहां ऐड करना, ये एक इस सवाल की स्पेसिफिक चीज है, बाकी तो पहले भी ऐसे ही कर रहे हैं सवाल। तो ये 6.63 आ गया और 30 जून को सवाल खत्म, तो हमारा फुल स्टॉप लग गया। ये 24 कब तक 24 रहा? 1.5 महीना। ये 7.5 कब तक 7.5 रहा? 3 महीने। 24.5 मिलियन और सरप्लस फंड इन्वेस्टेड हैं कितने पे? 8% पे। 24.5 मिलियन 8%, 1.5/12 25। 7.5 मिलियन 8%, 3/12 ये 10 कितने महीने रहा? जुलाई, अगस्त, सितंबर और आधा अक्टूबर, 3.5। ये कब तक 20.5 रहा? 6 महीने। ये कब तक 21.5 रहा? 1.5 महीना। ये कब तक 28 रहा? 1 महीना। और जनरल बोरिंग का कैपिटलाइजेशन रेट कितना? कैसे? 9/60। 10 15%, 3.5/12 4 4। 20.5 15%, 6/12 5 4।
21.5 15%, 1.5/12 पॉइंट 28.13 15%, 1/12 35 7। इस हरी फिगर के अलावा बाकी सब वही है जो पहले कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई 0.4 और ये हो गया 2.73। टोटल को तो लें तस्वीर में, टोटल आ जाए पहले। हाँ जी 70.68। एक सवाल अगर होमवर्क कर देंगे तो आपका भला है, कर देंगे तो मेहरबानी होगी। इसी चैप्टर में देखें, एक ऑटम 9 अटेम्प्ट का सवाल होगा, इसी से आगे पीछे होगा कहीं। किस नाम से है? स्पिन इंडस्ट्रीज। स्पिन इंडस्ट्रीज इसी के वो आगे पीछे होगा। स्पिन इंडस्ट्रीज वो इसी का ही भाई था। कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। स्पिन इंडस्ट्रीज। अच्छा, अब ना अगले हफ्ते का प्लान सुन लें। मैंने आपको ना FAR 1 के शुरू में बेटे बताया था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, और वो एक्स्ट्रा मेरी अपनी जात के लिए एक्स्ट्रा नहीं है, आपका कोर्स कवरेज है। और ये जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे परेशान हो रहे थे, किसी बच्चे ने पूछा कि एक्स्ट्रा क्लासेस सिर्फ फिजिकल वालों को पढ़ा देंगे कि हमें भी देंगे? भैया सबके लिए है, वो कोर्स ही है। हाँ, एक रास्ता ये होता है, कर ले, बंद कर ले किताबें पहले, कर ले। एक तरीका एक्स्ट्रा क्लासेस का ये है मेरे पास कि अब जैसे हम रेगुलर पूरा वीक पढ़े, फिर सैटरडे को शाम एक्स्ट्रा पढ़ा, फिर संडे को पढ़ा, तो फिर उसके बाद मंडे को पढ़ा। ये एक्स्ट्रा क्लासेस का एक तरीका है। उसके अलावा एक और तरीका ये है जो मैं चलाने लगा हूं कि मैं ना, आपकी क्लास खत्म हो गई, अब इसके बाद असर पढ़ें, फिर दोबारा आए, और ये मैं अगले हफ्ते में को 4 दिन और उसे अगले हफ्ते 4 दिन, ये 8 दिन लेके तो मैं ना एक सेपरेट टॉपिक पढ़ा देता हूं, और उस सेपरेट टॉपिक का होमवर्क नहीं लूंगा, क्लास में करेंगे जो करना है। जो साथ साथ हिम्मत करके डबल टॉपिक पढ़ सकते हैं वो जरूर पढ़ें। अगले वीक में मैंने IAS 20 रेगुलर क्लास में IAS 20 पढ़ाना है, और IAS 20 पढ़ाने के बाद इन 5 IAS की प्रैक्टिस करानी है। ये रेगुलर क्लास, और फिर असर से मगरिब, मतलब अभी खत्म क्लास, असर पढ़ के फौरन इधर ही साथ ही बाहर चटाइयां डाल लेंगे, तो वजू करके आए क्लास में, असर पढ़े, असर पढ़ के क्लास कंटिन्यू, उसके बाद मगरिब तक पढ़ा के छोड़ दूंगा। ये सेपरेट टॉपिक चलाऊंगा है। कब से? मंडे से। अभी तो कहा है असर पढ़े और मगरिब। दोबारा बताता हूं भाई, अगले वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और उससे अगले वीक में भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3:30 क्लास खत्म की। उसके बाद असर पढ़ने में अगर आपने 10-15 मिनट लगाए तो 3:45 क्लास शुरू की, 5 बजे फारिग। और मैं ये सेपरेट टॉपिक चला रहा हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर है, और पेपर का तकरीबन मस्ट अपीयर क्वेश्चन है, यानी 8 नंबर का सवाल आता ही आता है, पक्का आता है ऑलमोस्ट। तो और वो का स्टैंडर्ड नहीं है, वो बचपन की अकाउंटिंग का सवाल है, सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक, इस तरह की चीजें हैं। वो FAR 1 में क्यों है पता नहीं, डाला हुआ तो करना है।
तो वो फिर बगैर होमवर्क के नहीं क्लास में ही करेंगे जो करेंगे, ताकि फिर अच्छा अब वो आप में से रेगुलर वाले फिजिकल वाले स्टूडेंट जो हिम्मत करके वो रोजाना साथ ले सके बहुत अच्छा है, जो ना हिम्मत कर सके है तो ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहा तो आपकी अपनी को मसरूफियत भी हो सकती है, उसका फिर मैं आपसे लिंक भी शेयर कर लिया करूँ, ताकि जो इस वक्त मौत पड़ती हो क्लास में बैठ के पढ़ते हुए वो फिर बाद में लेक्चर ले ले। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि बात आती नहीं है कभी, वो बाद में नहीं लिए जाएंगे आपसे। आपको अचानक फरवरी में बिल्कुल जब पेपर की तैयारी खत्म कर रहे होंगे ना, फिर अचानक याद आएगा वो चैप्टर के लेक्चर लेने थे। तो इसलिए अगर साथ साथ कर लेंगे हिम्मत करके तो हो जाएंगे। और अगर फिर भी हो सकता है किसी के पिक एंड ड्रॉप का मसला बेटे मगरिब का टाइम हो जाता है, तो उसके लिए भी आई एडवाइस कि उसको ना इन्हीं 2 वीक्स में कंक्लूड कर लेना, फिर वो लेक्चर्स देख के आगे ले जाएंगे तो नहीं किए जाएंगे आपसे। हाँ जी, मैं इसमें कुछ चीज वाजे ना बता सका हूँ, कोई टाइम कोई जगह तो भूल गया, सॉरी बताना। ये इधर ही इधर है जी, 3:45 से 5, सवा घंटा तकरीबन। हाँ जी, और ये जो रिकॉर्डिंग वाले लोग हैं इनके लिए वो जैसे रेगुलर बाकी क्लासेस हैं ऐसे ही हैं, बस 2 टॉपिक पैरेलल चल रहे होंगे। ठीक है जी, चले ठीक है जी, मंडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह।